वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में, मानव कंकाल तंत्र के बारे में। और मानव कंकाल तंत्र के हम लोग सभी बोन्स को अध्ययन कर चुके थे, सभी हड्डियों को हमने देख लिया। दो प्रकार की हड्डियां होती हैं, उपांगीय और अक्षीय, अर्थात एपेंडिकुलर और एक्सियल, जिसमें एपेंडिकुलर की संख्या 126 और 80 होती है हमारी अक्षीय अर्थात एक्सियल। और हमने पिछले वीडियो में देख लिया कि किस प्रकार ये जो एपेंडिकुलर है इसमें टिबिया, फिबुला, फीमर, उसके बाद लेग की फ्लैंजिया और उसके बाद हाथों की फ्लैंजिया, ये सभी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद कार्पल्स को देखा, कंधे की हड्डी को देखा, उसके बाद कमर की हड्डी को देखा, हिप की हड्डी को देखा। तो पूरा जो हमारा बोन्स है शरीर में कितनी होती है 206, उसको हमने समाप्त किया और कुछ अन्य फैक्ट को हम लोग देख रहे थे। तो चलिए उसी फैक्ट को हम लोग कंटिन्यू करें और उसके बाद यह ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम समाप्त हो जाएगा। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम अर्थात मानव तंत्रिका तंत्र, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। सेंट्रल पार्ट, उसी का एक पार्ट है ब्रेन। तो 3 पार्ट होते हैं, उसमें एक सेंट्रल पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसी का एक मेन पार्ट है ब्रेन। तो जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रेन के पार्ट को देखेंगे, जैसे कि फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, इन सभी को हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ मानव कंकाल तंत्र या ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखें और उसके बाद यह ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन। तो हड्डियों में जो प्रोटीन होता है, हमने बताया था कि जो हड्डियां होती हैं वह मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है और उसके सेंटर पॉइंट को हम लोग लेगुनी कहते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन उपस्थित होता है, जो प्रोटीन पाए जाते हैं, उसे मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं। तो हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन अर्थात द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन बोन्स, उसको कहते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। उसे क्या कहते हैं? तो मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं। अर्थात हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन या द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन बोन्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स प्रोटीन। हड्डियों का निर्माण किससे होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। तो हड्डियों के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ होता है उसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। हमने बताया था कि हड्डी वास्तव में कैल्शियम ही है। तो हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। जब हड्डियां टूट जाती हैं तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। तो वह भी एक हड्डी का ही एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। तो हड्डियों का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। तो हड्डियों का निर्माण करने वाला जो पदार्थ होता है वह पदार्थ कौन सा है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स बाय द सबस्टेंस कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट। तो फॉर्मेशन ऑफ बोन्स बाय द सबस्टेंस इज कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों में एक खोखली संरचना होती है। तो हड्डियों में एक खोखली संरचना होती है जिसे अस्थि गुहा कहा जाता है। अस्थि मतलब हड्डी, गुहा मतलब होता है द्वार। तो हड्डियों में जो खोखली संरचना होती है उसे अस्थि गुहा कहते हैं। अर्थात द हॉलो स्ट्रक्चर इन बोन्स आर कॉल्ड मैरो कैविटी। तो जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है बोन्स में उसे मैरो कैविटी कहते हैं, अर्थात अस्थि गुहा कहते हैं। कैविटी का मतलब होता है गुहा अर्थात द्वार। अस्थि गुहा के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ क्या कहे जाते हैं? तो उन्हें अस्थि मज्जा कहा जाता है।
और इसी अस्थि मज्जा में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसी अस्थि मज्जा में, क्योंकि यह एक तरल पदार्थ है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। तो यह जो खोखला पार्ट होता है जिसे अस्थि गुहा कहते हैं, तो इसी अस्थि गुहा में जो तरल पदार्थ होता है अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो, और यहीं पे ब्लड का फॉर्मेशन अर्थात रक्त का निर्माण होता है। आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा इसी में होती है, क्योंकि ब्लड के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट। तो आरबीसी इसे रेड ब्लड कैरपुस्कल्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड कैरपुस्कल्स, और तीसरा प्लेटलेट जो कि रक्त को थक्का बनाता है। तो ये तीनों जो होते हैं अस्थि मज्जा ब्लड के पार्ट हैं, तो अस्थि मज्जा में ही पाए जाते हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। तो हड्डियों में उपस्थित अस्थि गुहा के अंदर पाए जाने वाले जो तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड पदार्थ होते हैं, उन्हें अस्थि मज्जा कहा जाता है। द लिक्विड प्रेजेंट इन मैरो कैविटी इज कॉल्ड बोन मैरो। उसको क्या कहते हैं? तो बोन मैरो। हड्डियों में चटकने की आवाज का कारण सानोवियल फ्लड के कारण। तो हड्डियों में एक फ्लड होता है, लिक्विड होता है, जिसे सानोवियल कहा जाता है, और इसी सानोवियल फ्लड के कारण हड्डियों में चटकने की आवाज आती है। जब हड्डी टूट जाते हैं तो चटकने की आवाज आती है, अर्थात क्रैकिंग साउंड आता है। तो द कॉज ऑफ क्रैकिंग साउंड इन बोन ड्यू टू साइनोवियल फ्लड। तो हड्डियों में जो चटकने की कारण होती है वह साइनोवियल फ्लड के कारण होती है। तो कॉज ऑफ क्रैकिंग साउंड इन बोन ड्यू टू साइनोवियल फ्लड। थकान के कारण मानव के जोड़ों में जो दर्द का कारण होता है वह किसके कारण? तो हड्डियों के जो मांसपेशियां होती हैं उनमें लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। तो गठिया रोग जो होता है, जो कि उम्र की अधिकता के कारण होती है, तो गठिया रोग में जो बोन्स का जो ज्वाइंटेड पार्ट होता है तो वहां पे काफी दर्द होता है। कभी कभी तो पैर हाथ मुड़ने के लायक भी नहीं होते। तो किसकी उपस्थिति के कारण? तो लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार एग्जाम में आता है। तो थकान के कारण मानव के जोड़ों में जो दर्द का कारण होता है तो वह लैक्टिक एसिड का जमा होता है। तो द कॉज ऑफ पेन इन ह्यूमन ज्वाइंट ड्यू टू हरासमेंट अर्थात थकान, वह किसके कारण? द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो थकान के कारण मानव के जोड़ों में दर्द का कारण किसके द्वारा? तो लैक्टिक एसिड का जमाव के कारण होता है। द कॉज ऑफ पेन इन ह्यूमन ज्वाइंट ड्यू टू हैरेसमेंट, किसके कारण? तो द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह मैंडिबल, जो कि कहां पे पाया जाता है? तो जबड़े के नीचे। हमने बताया था कि जबड़े के बेस के नीचे एक हड्डी होती है, तो उसी के नीचे मैंडिबल होता है, जबड़े का आधार, उसे मैंडिबल कहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, ऐसा कहा जाता है कि मैंडिबल मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। लेकिन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो उसे दंतबल कहते हैं, अर्थात जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसे एनामेल कहते हैं, वह दांतों में उपस्थित होता है और इसी जबड़े का पार्ट है, मैंडिबल का पार्ट है, जो कि दांत में उपस्थित होता है, जिसे एनामेल कहते हैं, दंतबल्क। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, जो कि जबड़े की आधार में पाई जाती है, अर्थात द हार्डेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज मैंडिबल। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कहां पे पाई जाती है? तो कूल्हे की मांसपेशियां अर्थात हिप मसल्स। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां, लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, वे कूल्हे की मांसपेशियां अर्थात जो हिप होते हैं, अर्थात जो कमर होते हैं, तो वहां की मांसपेशियां
सबसे क्या होती हैं, तो बड़ी मांसपेशियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी अर्थात स्मॉलेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमने बताया था कि जो कान की हड्डी स्टेपी होती है वह सबसे छोटी हड्डी होती है, तो उसी की मसल को बोलते हैं स्टेपीडियम। तो स्टेपीडियम जो कि कान में पाई जाती है, स्टेपीडियम इन ईयर, उसी को सबसे मानव शरीर की छोटी मांसपेशी अर्थात स्मॉलेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। उपास्थि के प्रकार अर्थात अब हम लोग एक चीज और देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन होती है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी अर्थात द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसे जिम कहते हैं, जो कि जबड़े में पाया जाता है, वही मैंडिबल का पार्ट होता है, तो उसे जिम कहते हैं, जो कि जबड़े अर्थात जॉ, ये जबड़ा कहा जाता है, इसी जबड़े के आधार के नीचे यह पाया जाता है जिम। अब हम लोग देखें कि कार्टिलेज कितने प्रकार के होते हैं। तो उपास्थि 3 प्रकार के होते हैं, एक हाइलिन कहा जाता है, दूसरा प्लास्टिक कहा जाता है और तीसरा फाइब्रो कहा जाता है। तो ये जो उपास्थि होते हैं कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज 3 प्रकार के, हाइलिन, प्लास्टिक और फाइब्रो। मानव शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ, हार्डेस्ट मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी, तो अभी हमने बताया था उसे दंत वल्क या फिर एनामिल कहते हैं। तो हार्डेस्ट मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एनामेल, इट इज प्रेजेंटेड इन आवर टीथ। ये जो दांत की सबसे पिछली पार्ट है उसी को एनामेल कहते हैं, जिसे हिंदी में दंत वल्क कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ अर्थात हार्डेस्ट मटेरियल होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पसलियां अर्थात जो सबसे ज्यादा पसलियां अर्थात रिब्स जो होती हैं, किसमें होती है, तो सांप में होती है, लगभग 200 से 400 इन स्नेक। तो सबसे ज्यादा पसलियां किसमें होती है, अर्थात मोस्ट रिब्स सांप में होती है। हमने बताया भी था पिछले वीडियो में 200 से लेकर 400 पसलियां होती हैं सांपों में। मेरुदंड का मुख्य कार्य क्या है, अर्थात द मेन फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, द मेन फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्राई। तो इसका मुख्य काम है गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करना और सिर को सीधा रखना। तो मेरुदंड का मुख्य कार्य है गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करना और सिर को सीधा रखना, अर्थात मेक फ्लेक्सिबल ऑफ नेक एंड बॉडी एंड स्ट्रेटेड ऑफ हेड। तो मेक फ्लेक्सिबल ऑफ नेक एंड बॉडी एंड स्ट्रेट ऑफ हेड, तो सिर को सीधा रखना और गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करना, यही काम है मेरुदंड का, यह पूछा गया है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है जिसे हम लोग महारंध्र कहते हैं। तो उसे अंग्रेजी में फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। तो फोरामेन मैग्नम जिसे महारंध्र कहा जाता है। तो मनुष्य की खोपड़ी के नीचे एक छिद्र होता है जिसके द्वारा स्पाइनल कोड का पास होता है, अर्थात उसी से स्पाइनल कोड गुजरता है। जो मेरुदंड होता है तो वही गुजरता है। तो फोरामेन मैग्नम क्या होता है, द बिग होल बीनीथ अ स्कल ऑफ ह्यूमन बॉडी थ्रू विच स्पाइनल कोड पासेज। याद रखेंगे, तो द बिग होल बीनीथ अ स्कल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर के खोपड़ी के नीचे जो एक बड़ा छिद्र होता है जिससे स्पाइनल कोड क्या करता है, तो पास करता है, गुजरता है, और उसी छिद्र को हम लोग महारंध्र या फिर फोरामेन मैग्नम कहते हैं। मानव मस्तिष्क का औसत वजन, द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन 1.36 kg, तो 1 किलो और 36 ग्राम, तो 1 किलो 36 ग्राम, 1036 ग्राम लगभग इसको हम लोग
1300 ग्राम के लगभग, अर्थात इसे हम लोग एवरेज कहेंगे तो 1400 ग्राम के लगभग इसका एवरेज वेट होता है। तो 1.36 केजी इसका क्या होता है, तो मानव मस्तिष्क का औसत वजन या एवरेज वेट होता है। एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन 1.36 केजी। अब एक टर्म आता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी का मतलब होता है दंत विज्ञान। दांतों के बारे में जितनी सारी बीमारियां होती हैं, जितने सारे इसके स्ट्रक्चर हम लोग जो अध्ययन करते हैं, वे ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो ओडोंटोलॉजी क्या है, दांतों की बीमारियों एवं संरचनाओं का अध्ययन। तो दांतों की बीमारियों और संरचनाओं का अध्ययन जिस साइंस में करते हैं उसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। तो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एंड इट्स डिजीज इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। तो यह तो था मानव कंकाल तंत्र। यह हमारे साइंस का फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ, अर्थात जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो समाप्त हुआ। हम लोग सारे सिस्टम को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला जो सिस्टम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, वो समाप्त हुआ। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम समाप्त हुआ, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को अब हम लोग देखेंगे और इसके बाद हम लोग चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर, पाचन तंत्र। तो अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम अर्थात मानव तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस का मतलब होता है सूचना प्रदान करने वाला एक माध्यम जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तो इस ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम लोग ब्रेन संबंधी अध्ययन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मानव तंत्रिका तंत्र अर्थात ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसमें यह सारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम समाहित है उसका नाम है ब्रेन अर्थात मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में ही यह सारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। इसी में ही नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और जिनका संबंध हमारे पांचों संवेदी अंगों से अर्थात जो जिसका सूचना हमारे ब्रेन तक पहुंचता है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि त्वचा, जीभ, नाक, आंख और कान, ये पांच जो है ये सेंसरी ऑर्गन संवेदी अंग कहे जाते हैं और इनका सीधा संबंध हमारे ब्रेन से होता है और इनके सूचना को एक नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्रेन में पहुंचाया जाता है। तो इसका सीधा जुड़ाव हमारे पांचों संवेदी अंगों अर्थात सेंसरी ऑर्गन से होता है। तो चलिए हम लोग ब्रेन के बारे में देखें कि ब्रेन जिसको हिंदी में मस्तिष्क कहा जाता है, तो यह कहां पाया जाता है, तो कपाल अस्थि के नीचे यह उपस्थित होता है अर्थात प्रेजेंट इन लोकेटेड बिलो इन क्रेनियम। तो क्रेनियम अर्थात जो कपाल होता है, जो सिर का सबसे ऊपरी ढक्कन होता है, तो उसके ठीक नीचे यह पाया जाता है, ठीक नीचे उपस्थित होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसको पूरा फिगर से देखेंगे कि किस प्रकार कपाल के नीचे यह पाया जाता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा, तो इन सभी चीजों की उपस्थिति हम लोग देखेंगे। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन को देखेंगे। तो मस्तिष्क कपाल अस्थि के नीचे उपस्थित होता है अर्थात लोकेटेड बिलो इन क्रेनियम। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो सामान्य बुद्धि प्रदान करना एवं पूरे शरीर को नियंत्रित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरे शरीर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो यह ब्रेन करता है अर्थात यह कंट्रोलिंग पावर है। तो यह मेन क्या करता है कि कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को, इसीलिए इसे शरीर की मालिक कहते हैं अर्थात मास्टर ऑफ बॉडी। जैसे यह काम करेगा बॉडी काम करेगा। तो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ द बॉडी कहते हैं, शरीर का मालिक कहते हैं। तो इसका मुख्य कार्य अर्थात वर्क क्या है, तो सामान्य बुद्धि प्रदान करना और पूरे शरीर को नियंत्रित करना अर्थात प्रोवाइडिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड कंट्रोलिंग द होल बॉडी। तो प्रोवाइडिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड कंट्रोलिंग द होल बॉडी, इट इज द मेन
वर्क ऑफ आवर ब्रेन। इसका जो वजन होता है, वेट कितना होता है, तो लगभग 1350 से 1450 ग्राम, अर्थात 1 केजी 350 ग्राम या फिर 1 केजी 450 ग्राम। यही जो एवरेज इसका वजन होता है मस्तिष्क का। और इसका एवरेज वेट अर्थात औसत वजन कितना होता है, तो 1.36 केजी। अभी हमने बताया, अगर अप्रोक्सीमेट देखें तो लगभग 1400 ग्राम। बच्चों में इसका वजन कितना होता है, अर्थात वेट ऑफ चाइल्ड ब्रेन। वेट ऑफ चाइल्ड ब्रेन, बच्चों में जो मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 350 से लेकर 400 ग्राम के बीच होता है। तो बच्चों में इसका वेट 350 से 400 ग्राम के बीच होता है। इसके कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ ब्रेन, तो मस्तिष्क के 3 प्रकार हैं। पहले को हम लोग फोर ब्रेन या फिर प्रोसेनसेफलॉन बोलते हैं। तो प्रोसेनसेफलॉन या फिर फोर ब्रेन, जिसे अग्र मस्तिष्क या प्रोसेनसेफलॉन कहा जाता है, यह हमारे मस्तिष्क का सामने वाला आगे वाला भाग है। तो पहला जो है उसे फोर ब्रेन और प्रोसेनसेफलॉन या फिर अग्र मस्तिष्क या प्रोसेनसेफलॉन कहा जाता है। उसके बाद बीच वाले मस्तिष्क को मिड ब्रेन कहा जाता है। तो मिड ब्रेन या फिर मेसेनसेफलॉन, तो इसे मध्य मस्तिष्क या फिर मेसेनसेफलॉन कहा जाता है। पीछे वाले ब्रेन को, जो पीछे वाला मस्तिष्क होता है, उसे हिंड ब्रेन कहा जाता है और इसे रोम्बेनसेफलॉन कहा जाता है। तो हिंड ब्रेन या रोम्बेनसेफलॉन, जिसे पश्च मस्तिष्क या फिर रोम्बेनसेफलॉन कहा जाता है। आकार के अनुसार, साइज के अनुसार बात की जाए तो सबसे बड़ा साइज होता है फोर ब्रेन। उसके बाद जो साइज होता है वह हिंड ब्रेन का होता है और सबसे छोटा साइज यह मिड ब्रेन का होता है। तो सबसे बड़े आकृति सबसे बड़ा आकार का मस्तिष्क कौन है, तो अग्र मस्तिष्क अर्थात फोर ब्रेन। उससे छोटा आकार होता है हिंड ब्रेन अर्थात पश्च मस्तिष्क और सबसे छोटा मिड ब्रेन अर्थात मध्य मस्तिष्क। तो आकार के अनुसार अर्थात अकॉर्डिंग टू साइज कि देखा जाए तो सबसे बड़ा साइज होता है फोर ब्रेन। उसके बाद हिंड ब्रेन अर्थात मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और सबसे छोटा मिड ब्रेन अर्थात मध्य मस्तिष्क। तो सबसे बड़ा जो होता है वह फोर ब्रेन अर्थात अग्र मस्तिष्क, उससे छोटा हिंड ब्रेन अर्थात पश्च मस्तिष्क और सबसे छोटा मिड ब्रेन अर्थात मध्य मस्तिष्क आता है एग्जाम में। इसका निर्माण कैसे होता है, तो तंत्रिका कोशिकाओं तथा न्यूरोग्लियल कोशिकाओं से। तो इसका जो निर्माण होता है अर्थात फॉर्मेशन होता है मस्तिष्क का, वह तंत्रिका कोशिकाओं और न्यूरोग्लियल कोशिकाओं से होता है, अर्थात बाय नर्व सेल एंड न्यूरोग्लियल सेल। तो नर्व सेल अर्थात तंत्रिका कोशिका और न्यूरोग्लियल सेल, इन दोनों से मिलकर इस मस्तिष्क का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। मानव शरीर की सबसे जटिल अंग और शरीर का मालिक अंग, अभी हमने बताया था इसे शरीर का मालिक अंग कहते हैं, मास्टर ऑर्गन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। कौन? मस्तिष्क। इट कंट्रोल्स ऑल बॉडी। तो इसी कारण इसे क्या कहते हैं, तो मानव शरीर का मालिक अंग बोलते हैं, मास्टर ऑर्गन कहते हैं। तो यह मानव शरीर की सबसे जटिल अंग है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स। सो आवर ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज द मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो मानव शरीर की सबसे जटिल अंग यह अर्थात मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कौन होती है, तो यह मस्तिष्क होती है, ब्रेन होती है और इसे मास्टर ऑर्गन कहते हैं, मालिक अंग भी कहते हैं।
तो ये तो था मानव तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क। मस्तिष्क के बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे, जो कि पूरे संरचना के साथ हम लोग देखेंगे, और उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे मानव तंत्रिका तंत्र को नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक